अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। सेनेटर फैसल वावडा और रुकने कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल ने बज़ाहिर तौहीन अदालत की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों रहनुमाओं को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज़ किया तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, ये तौहीन अदालत है या नहीं है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे जो वीडियो मिली है उसमें मुतल्लिका हिस्सों की आवाज़ बंद थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ये कि उनके खिलाफ इससे ज़्यादा गुफ्तगू हुई लेकिन नज़रअंदाज किया गया। नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लें। अगर मैंने बुरा किया है तो नाम लेकर मुझे कहें। मेरी गलती की सज़ा दीगर जजिस को नहीं दी जा सकती। इदारे अवाम के होते हैं और इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं है। इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि बंदूक उठाने वाला सबसे कमज़ोर होता है क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। दूसरे दर्जे का कमज़ोर गाली देने वाला होता है। एक कमिश्नर ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया और सारे मीडिया ने उसे चलाया। कोई प्रेस क्लब में अच्छी बात करे तो कोई कवरेज नहीं होती, गालम गलोच करने वालों की सब कवरेज करते हैं। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल दोनों ही पारान हैं। ऐवान में बात करते इस गुफ्तगू के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया गया। जजेस के कंडक्ट पर तो पार्लियामेंट में भी बात नहीं की जा सकती। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3 दिनों में 10 के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट ने जिन 2 अफराद को नोटिस किया है, सुनिए ज़रा उनके अंदाज और अल्फाज क्या थे। सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए। पगड़ियां उछाली मेरी। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा कि पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। फौज को वीक करने की कोशिश हो रही है और ये काम कर कौन रहा है, जिनका अपना रिकॉर्ड बड़ा ड्यूबियस हो गया है। सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। ये अजीब ही बात है भाई। नाज़रीन, समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि कोई दर्जन भर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं। ये अवाम का इदारा है, आप इसका वक़ार कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज चीफ जस्टिस जब ये रिमार्क्स दे रहे थे तो उसी वक्त नेशनल प्रेस क्लब में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस सेनेटर अब्बास आफरीदी की तरफ से हो रही थी। जो जज हज़रात जिनके साथ डुअल नेशनलिटीज है वो खुद ही अपने ये नेशनलिटी और सिटीजनशिप कैंसिल करा ले। जज हज़रात अपने फैसले करते, लेटर ना लिखते। वो जुडिशल कमीशन वहां जाते, अपने केस को प्रोसीड करते। उन्होंने ही उसको सियासी बनाया। जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है। ये क्या कि मूड बदला, हवा बदली और फैसले बदल गए। ऐसा बहरान पैदा किया जा रहा है जैसे कि इस मुल्क में कहीं पे इदारों की मुदाखलत है। कई ऐसे सीनियर पॉलिटिशियन हैं जिनको ड्यूल नेशनलिटी पे डिस्क्वालीफाई किया गया। इन लोगों को तो अदालत ने कोई नोटिस नहीं दिया लेकिन जिनको नोटिस मिला है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। फैसल वावडा ये कह रहे हैं कि गर्दन कटवा देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमती जमातें और उनके इत्तेहादी तो जस्टिस बाबर सत्तार की मुखालिफत कर रहे हैं लेकिन अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर उनकी हिमायत कर रही है। फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार का नाम सब साथ लेते हैं ना तो वो बेचारा बाबर सत्तार जो है ना वो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। बाबर सत्तार इज वन ऑफ द फेयरेस्ट जजेस दैट यू कैन कम अक्रॉस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। नाज़रीन, पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन आज जस्टिस बाबर सत्तार को उसूल पसंद जज करार दे रहे हैं लेकिन जिस वक्त जस्टिस बाबर सत्तार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज तैनात किया जा रहा था, पीटीआई हुकूमत उनकी खुलकर मुखालिफत कर रही थी। बिजनेस रिकॉर्डर की दिसंबर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी ने 7-1 से बाबर सत्तार की बतौर जज तैनाती की मंजूरी दी थी। कमेटी के सरबराह सेनेटर जावेद अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया था कि कमेटी के रुकन वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने बाबर सत्तार की तैनाती की मुखालिफत की है। अखबार ने लिखा कि पीटीआई समेत कुछ हलकों में उनको पसंद नहीं किया जाता। अखबार के ही मुताबिक इस मुखालिफत की एक और वजह यह भी हो सकती है कि उन्होंने सदारती रेफरेंस में जस्टिस काजी फाइज ईसा की नुमाइंदगी की थी जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस का रदम करार दे दिया था। यानी तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में थी तो जस्टिस बाबर सत्तार के लिए अच्छी राय नहीं रखती थी और उस वक्त की अपोजिशन नून लीग और पीपल्स पार्टी उनके हक में थी। लेकिन अब ये मामला बिल्कुल उल्टा है। यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर एक जज पर तनकीद कर रहे हैं। वहीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब न सिर्फ उनके हक में बात कर रहे हैं बल्कि उनको उसूल पसंद कर रहे हैं। सुनिए।
बाबर सत्तार साहब जब आए थे तो आपके इल्म में है कि उस वक्त की हुकूमत ने कितना जोर लगाया था कि ये ना आए, लेकिन ये एक आदमी ठीक था, अपने ज़मीर के मुताबिक बात कर रहा है, भले वो बात जो है वो किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे। तो ऐसे लोग जब जब भी जुडिशरी में हुए हैं तो उन लोगों ने स्टैंड लिए हैं। 50 साल पहले की, 40 साल पहले की मिसालें मौजूद हैं। जस्टिस बाबर सत्तार को लेकर हुकूमत में एक तकसीम नज़र आ रही है। पार्टी के अंदर भी इस पर इत्तेफाक नहीं है। मामला है क्या? मजीद बात करने के लिए मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे स्टूडियो में चुके हैं। बैरिस्टर अकील मलिक गवर्नमेंट स्पोक पर्सन है मेरे साथ, लीगल अफेयर्स देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, आप स्टूडियो में मौजूद हैं। साहबजादा अमीर सुल्तान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में मौजूद हैं। और साकिब बशीर साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है। आप दोनों मेहमानों की इजाज़त से मैं ज़रा साकिब साहब से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ कि हम ज़रा पहले खबर ले लें, फिर उस पर मजीद डिस्कशन करते हैं। सर, आज जो इस्तफसार किया गया उस पर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से पूछा गया कि नोटिस कर दें या शो कॉज नोटिस कर दें, और फिर उसके बाद शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। इन दोनों में ज़रा फ़र्क बता दीजिएगा, और फिर इससे असर क्या पड़ सकता है जो शो कॉज हो गया है अब? नॉर्मली जब इस किस्म की कंटेम्प्ट शुरू होती है तो सिंपल नोटिस किया जाता है। जिस तरह ये जस्टिस बाबर सत्तार उन्होंने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस को, तो लास्ट वीक जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी की सरबराही में बेंच ने नोटिस किए, और वो सिंपल नोटिस हैं, मुख्तलिफ इदारों को उसमें नोटिस किए गए। उसमें बहरहाल वो स्पेसिफिक नहीं है किसी के ख़िलाफ़। अब इसमें जो नोटिस है, शो कॉज नोटिस का मतलब ये है कि एक आप ये कह सकते हैं कि एक स्टेप आगे है। नॉर्मली ये होता है कि नोटिस किया जाता है, आप आएँ, क्यों ना आपके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। एक जस्टिस बाबर सत्तार जो है उनके खिलाफ उनकी कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसमें भी उन्होंने नोटिस किए हैं, लेकिन सिंपल नोटिस किए हैं। अब आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। नंबर 1, जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने कहा कि ये बादियुन नज़र में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल ने। दूसरा, उन्होंने शोकाज नोटिस किया, और तीसरी बात उन्होंने भी बड़ी इंपॉर्टेंट की, उन्होंने उनको मुखातिब किया एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कि मेरे आप फैसले उठा के देख लें, मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको देख लें। हमने कभी भी पार्लियामान के जो उमूर हैं उनमें मुदाखलत नहीं की, जो लेजिस्लेशन हो रही है उसको उसके हवाले से कोई फैसले नहीं दिए, जो मेरे फैसले हैं अपना वो ज़ाती तौर पर कह रहे थे। तो फिर क्यों जो है वो हमारे इदारे पे इस तरह जो है वो बात की जा रही है, और इस तरह की ये कोई मतलब तरीकाकार है। फिर उन्होंने एक बात की कि जो कमेंट आप कर सकते हैं लेकिन आप जजमेंटल नहीं हो सकते। फिर पूरे इदारे पे उंगली उठाना, इस तरह की बात करना, जिस तरह साथ साथ आप ये देखें कि फैसल वाडा साहब वो अपने स्टेटमेंट से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और वो कह रहे हैं कि मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है, प्रॉक्सी मुझे किया जा रहा है, और जो कह रहा है फैसल रजा आब्दी साहब, नहीं फैसल रजा आब्दी की मैं मिसाल दे रहा हूँ। फैसल रजा आब्दी भी थे, दानियाल चौधरी, दानियाल अजीज साहब थे, तलाल चौधरी थे, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज, उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट हुई थी मैं बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको जुडिशरी के निहाल हाशमी भी मैं जुडिशरी के मूड की आपको बता रहा हूँ कि जब उन्होंने फिर तय कर लिया तो फिर वो कंटेम्प्ट हो जाया करती है। और फिर उसके बाद जब वो कोर्ट में गए उन्होंने फिर माजरत की, और उन्होंने भी खास तौर पर जो फैसल आब्दी साहब थे उन्होंने खास तौर पर जो बड़ा सख्त उनका मौकफ था, लाइक इसी तरह ही। तो जब कोर्ट के सामने गए, उनके बहरहाल जब पहुंचे अडयाला में, उनको मल्टीपल इश्यूज भी थे, मेडिकली भी, फिर उनके खिलाफ एक केस हुआ। बहुत एक लंबी कहानी है। कहने का मकसद ये है कि वो तो चले ठीक है, फैसल वाडा साहब ने अपना एक स्टांस लिया है, एक उनका मौकफ है, उस पर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन कोर्ट के सामने जब जाएंगे तो कोर्ट कोर्ट ये नहीं कहेगी कि ये एक आपके सामने कैमरे लगे हुए हैं, अब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। कोर्ट कहेगी कि आपने खुद अपने केस की पैरवी करनी है, जो आपका वकील होगा वो उन्होंने तय करना है। फिर सर्टन जो क्वेश्चंस हैं या उनका शोकाज नोटिस है, ये पूछा जाएगा, आपने जवाब देना है शोकाज नोटिस का, और शोकाज नोटिस का जवाब देते हुए या बोलते हुए। यही एटीट्यूड होता है जो हमें कल से नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे सिंगल आउट करने की कोशिश की गई तो जो मुझे प्रॉक्सी कह रहा है फिर वो उसके सबूत दे, अदरवाइज हम गर्दन कटवा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अगर यही उनका एटीट्यूड रहता है, मैं एक बात करूं आपको, मुझे बताएं ना, अगर यही उनका एटीट्यूड रहता है तो क्या गिरफ्तारी भी पॉसिबिलिटीज में है? नहीं, वो अब आइडिया नहीं है कि वो कहां तक जाएगा। अब जो प्रॉक्सी की बात हो रही है, कल जब परसों 2 दिन पहले जब जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने बात की थी, वो भी जनरली बात हुई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और इस तरह की बात हो रही है और इस तरह प्रॉक्सीज के जरिए जो है वो इस तरह हो रहा है। तो वो तो फिर जनरली हर बंदा ही कहेगा, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जिसने की है वो कहेगा कि मुझे जो है प्रॉक्सी कहा है, दूसरा कहेगा मुझे कहा है, क्योंकि नाम तो वहां भी नहीं लिया गया।
जब सुप्रीम कोर्ट में बात हुई नाम किसी का नहीं लिया गया। पगड़ियों को फुटबॉल बनाने वाले स्टेटमेंट तो सिर्फ फैसल नहीं, वो तो जनरली उन्होंने बात की। अब जो अगली मैं आपको बात बता रहा हूं कि कंटेम्प्ट पिटीशन में टू द पॉइंट उनसे ये पूछा जाएगा कि हमारी नजर में आपने कंटेम्प्ट की है, अब आप डिफेंस अपना ले सकते हैं, दिफा ले सकते हैं, उस पर लाएं, खुद करना है आर्गू या वकील को करना है, आप शोकाज नोटिस आपको किया है जवाब दें, वो पूरा एक लीगल प्रोसीजर के साथ चलेगा। उस वहां तक वहां ये नहीं होगा कि आपको कहा जाएगा कि आप अब शुरू कर दें, मतलब जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनका एक अंदाज है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जो सवालात होंगे उसके जवाबात देने पड़ेंगे जो होगा। अकील साहब, सर जो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस साहब के, कह रहे हैं मुझसे इससे ज़्यादा गुफ्तगू हुई लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज किया, नज़रअंदाज करने का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लें, अगर मैंने बुरा किया है तो नाम लेकर मुझे कहें, मेरी गलती की सज़ा दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। इदारे आवाम के होते हैं और इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं है। सर आपके लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हुकूमत के लोग, PMLN के लोग, वो पार्टी पॉलिसी को टो कर रहे हैं सर? देखिए किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली तो बात है कि वो खाली अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं हुई, वो दीगर जमातों के लिए मेंबरान थे। लोगों के बारे में और हमारी देखें आज़ादी इज़हार राय है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सब्जेक्ट टू लॉ है, उसमें उन्होंने नाम लेके टू सर्टेन एक्सटेंट ग्रीन कार्ड की हद तक तो बात, लेकिन उसके अलावा देखें ना, ये आपकी पार्टी पॉलिसी है या नहीं है? सिलेक्टिव हमारा ये स्टांस है कि सिलेक्टिव शो कॉज नोटिस सिलेक्टिव कंटेम्प्ट नहीं हो सकती। देखें, आपने अगर फैसल वाडवा साहब को शो कॉज नोटिस आज जारी किया है और उसके साथ साथ आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब को किया है, तो जो ज़बान और जो कमेंट्स और जो बातें रऊफ हसन साहब ने की हैं या शोएब शाहीन साहब कर रहे हैं या दीगर इनके पार्टी के अरकान कर रहे हैं, तो वो तो इससे बहुत ज्यादा, और वो स्पेसिफिक नाम लेके करते हैं। फैसल वाडवा का ताल्लुक आपकी जमात से नहीं, मुस्तफा कमाल साहब का ताल्लुक आपकी जमात से नहीं, रऊफ हसन और बाकी लोग, मैं यही सोच रहा हूं कि उन दोनों को नोटिस हुए। आपकी जमात के बारे में पूछ रही हूं, जो आपके लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनके लिए क्या है? वो आपकी पार्टी पॉलिसी को टो कर रहे हैं? देखें, इसमें बड़ी क्लैरिटी है कि जो अगर कहीं कुछ गलत होता है तो एज गवर्नमेंट और एज PMLN हमने उस पर अपनी ऑब्वियसली एक मौकफ पेश करना है, और एज गवर्नमेंट भी हमने मौकफ पेश किया है और एज PMLN भी हमने मौकफ पेश किया है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है उसको कॉल आउट करना जरूरी है। लेजिस्लेशन करना तो आप लोगों का काम है ना। देखिए, मैं तो इसके भी हक में हूं कि ये गलत है तो फिर इस पे कानून साजी होनी चाहिए। डेफिनेटली कानून साजी होनी चाहिए। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि 175A के एम्बिट में जो पार्लिमानी कमेटी को सिर्फ एक रबर स्टैंप की कमेटी बनाई हुई है, उसकी प्रॉपर एक मीनिंगफुल इनपुट आनी चाहिए वहां पे जब जजेस की तैनाती। जिस तरह देखें, ये वही इज्जत माब जस्टिस बाबर सत्तार साहब है जिन पे अली मोहम्मद खान साहब को रिजर्वेशन थी और आज वो बहुत अच्छे हो गए। कल इमरान खान साहब को 190 मिलियन परसों के केस में बेल देते हैं, और जस्टिस आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, तो क्या ये कंटेम्प्ट नहीं है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। साहबजादा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर सुल्तान साहब साथ मौजूद हैं। आप सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो एक सर्कल लगा हुआ है, आप कल जिनके खिलाफ थे आज आप उनके साथ खड़े हुए, इनफैक्ट जो उनके खिलाफ कल थे वो आज साथ दे रहे हैं, तो ये सर्कल सर कब तक चलता रहेगा? क्यों सियासी पार्टीज जो है ना वो अपनी पोजीशंस के साथ साथ अपने मौक़िफ़ को तब्दील कर रही होती हैं? थैंक यू सो मच जी। अच्छा, सबसे पहले तो जी मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अली मोहम्मद खान साहब ने अगर उस वक्त रिजर्वेशन का इजहार किया था ना, तो वो एक कमेटी थी जो जजेस को अपॉइंट करती है। वहाँ हर किसी का राइट है, और मेरे ख्याल में हर किसी को राइट होना चाहिए कि वो किसी जज से एग्री करे या ना करे, बट वंस ही इज अपॉइंटेड तो फिर उनका एहतराम करना हम पे फर्ज बन जाता है। उससे पहले उस कमेटी का मकसद ही है कि उसके अंदर एक डिबेट हो सके किसी भी अपॉइंटमेंट से पहले। तो मुझे नहीं लगता कि उस डिबेट के अंदर अगर किसी ने कोई इख्तिलाफ राय का नोट दिया था। क्यों मुखालिफत क्यों थी उस वक्त? मैं उस कमेटी का पार्ट नहीं था, मुझे इस चीज का नहीं है कि वो क्यों की थी, लेकिन वो सबका इख्तिलाफ राय हो सकता है। दैट्स द पर्पस ऑफ दैट कमेटी ना, वरना तो किसी एक शख्स को इख्तियार दे दिया जाता। ये बता सकते हैं उस वक्त से आज तक क्या तब्दीली क्या आई जो मुखालिफत हिमायत में बदल गई? लेकिन तब्दीली की बात नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने की बात है। अब हमने तो केस फाइल नहीं किया कि कोर्ट ने खुद उनको शो कॉज इशू किया, नोटिस नहीं इशू किया। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं जी, या फैसल वाडा साहब माफी मांगेंगे और या कोर्ट उनको सजा देगी। अच्छा, अगर वो माफी भी मांगते हैं तो ये कोर्ट की सवाबदीद पे है कि वो उनको माफी देती है कि नहीं। अच्छा देखिए, माफी कोर्ट तब दे सकती है या देना चाहे तो कभी भी दे सकती है जी, अगर किसी जलसे में या जज्बाती तकरीर के अंदर या फरते जज्बात में बैठ के आपके मुंह से कोई जुमला निकल जाए। ये तो एक प्लान्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एक सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं है। फैसल वाडा साहब की तो कोई जमात नहीं है, पीडीएम के वोट से बन के आए हुए हैं। सेनेटर अगर वो बने हैं तो पीडीएम के वोट से बने हैं। अच्छा, नून लीग के अपने 2 सेनेटर साहिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, एमक्यूएम खुद पीडीएम का हिस्सा है,
तो अगर फैसल वाडा साहब इतने जिम्मेदार शख्स बन रहे हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि क्या उन्होंने अपने कंसल्टिंग जो पार्टनर्स हैं पीडीएम के, क्या उनसे कंसल्ट किया? उन्होंने कंसल्ट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोचते हैं सर आप, ये सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को कैसे देखते हैं कि अगर फैसल वाडा साहब या मुस्तफा कमाल साहब ये माफी मांग लेते हैं तो इससे मामला निपटा देना चाहिए? देखें, अगर ये सुप्रीम कोर्ट का अपना मैटर है जी, अगर वो जेन्युइनली माफी मांगते हैं तो मेरे ख्याल में हम इतनी कॉन्फ्रंटेशन की फिजा में आज बैठे हुए हैं कि मामला निपट जाए तो बेहतर है। जैसे कल एक बड़ी कंसल्टेशन हुई, दे रहे हैं या पीटीआई की राय? नहीं, पीटीआई की देखें इस पे राय है नहीं, क्योंकि मामला सब जुड़े से है, हम अपनी राय दे नहीं सकते। ये मेरी अपनी जाती राय है कि जैसे कल हमने एक मामला खराब हुआ पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उन्होंने माफी मांगी, चीमा साहब ने, पीटीआई ने एज अ पार्टी डिस्कशन की और मामले को खत्म कर दिया उधर ही, क्योंकि हम कन्फ्रंटेशन की सियासत को खत्म करना चाह रहे हैं। सही। लेकिन ये स्टांस अगर ये ले रहे हैं कि भाई इसमें गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है या रोल नहीं है, पीडीएम के वो पार्टनर्स हैं, 5 सेनेटर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, लॉ तो पहले चेंज करे ना, लॉ चेंज होने से पहले किसी भी शख्स पे ये वाला सवाल जो अकील साहब ने उठाया था, एक अगर मुझे एफआई में साकिब साहब को याद होगा कि 2 वफाकी वज़रा पीटीआई के अपने दौरा हुकूमत में थे, और आपको याद होगा इज्जत माब जस्टिस अतर मिल्ला साहब की कोर्ट में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स थी, एंड कोर्ट ऑन कोर्ट उन्होंने कहा था कि आई एज अ जज आई एम शोइंग रिस्ट्रेंट, कि मुझे वैसे तो आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आप मुर्तकब होते हैं, लेकिन मैं रिस्ट्रेंट शो करता हूं और मैं आपको ये एक फाइनल वार्निंग कह लें या एंड आई लेट यू गो दिस टाइम। लेकिन बात ये कि ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब देखें ना, सारी तोपों का रुख हमारे ऊपर है। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रऊफ हसन साहब की है वो नहीं करते, कि जो इन्होंने आमिर फारूक साहब के साथ जो ज़बान इस्तेमाल की, जो बातें की, और उनकी कल की ट्वीट उठा के देख लें आप रऊफ हसन साहब की, जिसमें उन्होंने लिखा है द काजी, और उसके मतलब जो मैं तो आई एम सॉरी, मैं तो वो अल्फाज भी दोबारा नहीं आपके इस प्लेटफॉर्म से दोहराऊंगा। अच्छा, लेकिन सर एक छोटा सा सवाल मेरा ले लीजिए कि अगर आप कह रहे हैं कि रऊफ हसन साहब या शुएब शाहीन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो गलत है, और जिनको अभी कंटेम्प्ट का नोटिस हो गए उन्होंने जो कहा वो भी गलत है, तो सर ये 2 रॉन्ग्स मिलके राइट कैसे हो सकते हैं? मैं इस पे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दूंगा। आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को, या बल्कि इन चारों स्टेटमेंट्स को एक जक्स्टा पोजीशन में रखें और इन स्टेटमेंट्स को वहां पे देखें कि जो फैसल वाडवा साहब ने, मुस्तफा कमाल साहब ने बात की है, वो कंटेम्प्चुअस कहां से है। उन्होंने तो एक मुहावरतन और मेटाफोरिकली बात की है ना, कि अगर मेरी पगड़ी कोई उछालेगा तो मैं उसकी पगड़ियां उछालूंगा, उसका फुटबॉल बनाऊंगा, एक मुहावरतन मेटाफोरिकली। लेकिन वहां पे रऊफ हसन साहब नाम लेके कहते हैं, मैं कोट ऑन कोट, एंड ऑब्वियसली ताकि मैं किसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकब ना हूं, मैं आपको ये क्लैरिटी के साथ कहता हूं कि जो रऊफ हसन साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि इस पे, इस आमिर फारूक पे तो हमने पता नहीं क्या क्या किया और इतनी दरखास्तें दी और ये ऐसे हो गया। और अच्छा, ये आपने जो एक सवाल अभी रेस किया ना, वही मैं साकिब साहब आपकी तरफ लेकर आना चाह रही हूँ। ये 2 लोगों को शो कॉज हुआ है ना, तो ये कि जब इसकी समाअत का आगाज होता है तो क्या कहते हैं आप कि ये दीगर अफराद की तरफ इसका दायरा कार बढ़ सकता है, मजीद लोगों को भी शो कॉज जा सकते हैं? फिर अभी कुछ कह नहीं सकते कि मज़ीद लोगों की तरफ ये जाएगी सुप्रीम कोर्ट या नहीं जाएगी, लेकिन बैरिस्टर अकील साहब ने जो बात की, जो पॉइंट आउट किया, मैं एग्री करूँगा, वो लैंग्वेज भी किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है। आप किसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हों या कोई भी जज हो, लेकिन उनके लिए तज़हीक अमेज़ मेरा ख्याल है इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। वो वाडा साहब हों, रऊफ हसन हो या कोई भी हो। तो दूसरी बात जो आपने की जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस वक्त डेफिनेटली पीटीआई की एक पोजीशन थी, उस वक्त जो 2 वज़रा की बात की बैरिस्टर अकील साहब ने, एक गुलाम सरवर खान थे, दूसरी फरदौस आशिया कवान थी, और वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बुनियाद पे की थी कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब को ज़मानत मिल रही थी, मसाइल वही थे, तब एक लीडर जो है वो जेल में था, उनको ज़मानतों का मसला था, तो आज दूसरा लीडर है, तो इश्यूज फिर भी वही हैं। तो उस वक्त उन्होंने अदालत पर सवाल उठाए थे और इस तरह की तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू की थी, फिर उनको कंटेम्प्ट, फिर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा जो है वो किया गया था। तो ये मेरा ये ख्याल है कि हर दौर में हर कोई अपने लिए जो है वो। तो साहब आपको क्या लगता है सर, इस मामले में क्या हुकूमत वही गलती करने जा रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से हुई, और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर बानी पीटीआई को और सदर साहब को जस्टिस काजी फाइजी साहब वाले मामले पे माफ़ी मांगना पड़ गई थी? तो क्या वही गलती फिर हुकूमत भी कर रही है इस वक्त? बिल्कुल, देखे ना आप, जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके खिलाफ जो रेफरेंस था, उस रेफरेंस को पीटीआई मतलब इमरान खान साहब को कहना पड़ा कि वो तो किसी ने कहा था, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए, सब ने माफियां जो है वो बारी बारी मांगी, रेफरेंस ही कहीं और से आया। फिर उनसे हम कभी पूछते हैं कि आप पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस लाए थे, तो वो कहते हैं वो भी हमारी गलती थी, आपने फलान लेजिस्लेशन की थी, वो भी हमारी गलती थी। उस वक्त जो नून लीग थी वो जो अपोजिशन में थी और वो सारे इनको अपोज कर रही थी।
तो ये आज भी जो कुछ हो रहा है, मैं ये समझता हूं कि अदलिया को बतौर इदारा टारगेट करना किसी तौर पे भी दुरुस्त नहीं है। अवाम का जो एतमाद है वो अदलिया पर रहना चाहिए, और खास तौर पर जस्टिस बाबर सत्तार को टारगेट करना। जस्टिस बाबर सत्तार को मैं भी तकरीबन पिछले 4 साल से कवर कर रहा हूं, उनकी अदालत को कवर कर रहा हूं। जो लोग उन पे तनकीद कर रहे हैं, जो एक स्पेसिफिक एक नुक्ते पे पिछली 7 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, उस नुक्ते पे हाई कोर्ट ने भी उसमें वजाहत भी दी। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान उन्होंने बताया भी कि जो कमीशन था जिस वक्त तैनाती हुई थी उस वक्त भी ये मामला डिस्कस हुआ था, इन डेप्थ डिस्कस हुआ था। इनके जितने बिजनेस हैं अमेरिका में हैं या पाकिस्तान में हैं, हर चीज डिक्लेयर्ड है जस्टिस बाबर सत्तार की, तो हर चीज डिस्कस हुई थी और उसके बाद उनको जज जो है वो बनाया गया था। अब उनको टारगेट करना, मेरा ये ख्याल है कि जितने लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी जज है उसकी कॉम्पिटेंसी, उसको गैर जानिबदार जज, आप उनकी जजमेंट्स उठा के देख लें जो उन्होंने रिसेंट पास्ट में दी हैं जजमेंट्स, वो असल चीज तो वो है ना कि वो डिलीवरी दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो कोई नहीं देख रहा। और जितने लोग बात कर रहे हैं, किसी ने आज तक मेरा ख्याल है किसी इन 6 जजेस में से खासतौर जस्टिस बाबर सत्तार की जजमेंट कभी पढ़ी भी नहीं होगी, कभी उनकी कोर्ट अटेंड नहीं की होगी, कोर्ट में पेश होता रहा हूं। एंड आई विल एक्चुअली से दिस ऑन रिकॉर्ड। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। मेरे इन 3 मौजूद मेहमानों में से एक मेहमान वो भी हैं जो कल एक वायरल तस्वीर हुई है, उसमें उनका एक साइड पोज नजर आ रहा है, तो उस तस्वीर के हवाले से भी डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे तीनों मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अकील साहब, ब्रेक से पहले आप जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से बात करना चाह रहे थे, एक और सवाल भी साथ साथ ले लीजिएगा सर। तौहीन अदालत के जो मौजूदा नोटिस हैं उसमें स्पेसिफिकली हुकूमती मौक़िफ़ क्या आ रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार की बात कर रहा था, मैं उनकी कोर्ट में खुद अपेयर हुआ हूँ। ही इज़ अ ग्रेट लीगल माइंड एंड ऑन रिकॉर्ड मैं आपकी ये बात स्टेट करता हूँ, बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन जो चीज़ गलत है वो तो देखे ना गलत है। मिसाल के तौर पे आर्टिकल 193 अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, कि हाई कोर्ट में किस तरह तैनात होंगे, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 177 बात करता है उसके ऊपर, और उस पर क्लियरली लिखा है कि अनलेस ही इज इट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ये बात दुरुस्त है कि उसमें डुअल नेशनैलिटी की बात नहीं है, और ये डुअल नेशनैलिटी और सिटीजनशिप वाला जो सारा है, देखें अगर जिस बैरोमीटर में, जिस सांचे में एक पार्लियामेंटेरियन को, एक लॉ मेकर को रखा जाता है, मेरा ये मानना है, और हमने तो पढ़ा ही है एज स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि जजेस जो हैं टू सर्टेन एक्सटेंट वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन तो स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो इन अ वे लॉ मेकर्स भी होते हैं। आइन के तसादम में अगर कोई कानून है तो उसको स्ट्राइक डाउन करते हैं, अल्ट्रा वायरस करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ओहदा है जिस पे डेफिनेटली एक नहीं सर, यही बाबर सत्तार है ना जिन्हें हाई कोर्ट का जज लगाने की तजवीज की, नून लीग ने भरपूर उसकी हिमायत की, पार्लियामानी कमेटी में और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मौजूद थे। तो क्या उस वक्त बाबर सत्तार की जो दोहरी शरीयत है वो नजर नहीं आई थी उस वक्त? उनके फैसले, जो फैसला साजी पर कोई एतराज नहीं, दोहरी शरीयत तो है ही नहीं, राइट्स आपके सिटीजन के हो जाते हैं, ग्रीन कार्ड, क्योंकि मैं जिस तरह अभी ब्रेक में भी हमने जिक्र कर रहे थे कि शायद देखिए शायद उनकी सामने ये डॉक्यूमेंट्स ना गुजरे हो या इतनी अंडरस्टैंडिंग ना हो, क्योंकि आपके कई हाई कोर्ट के जजेस हैं जो डुअल सिटीजन्स हैं, वो सिंध हाई कोर्ट में भी हैं, वो दीगर हाई कोर्ट्स में भी हैं। तो ये अगर हो फैसला, और आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में भी डुअल नेशनल्स मौजूद हैं, और इकामा और सिटीजनशिप कार्ड या परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, और आपके इवन के मैं तो ये कहता हूं कि पीटीआई के अपने ऐसे सेनेटर्स और लॉ मेकर्स मौजूद हैं जिनके पास यूरोपियन रेजिडेंस परमिट्स हैं। तो ये मत कहा जाए कि अगर एक बैरोमीटर के साथ अगर देखा जाता है ना हमें, और क्योंकि नवाज शरीफ साहब को इकामा पे निकाला गया था, और तो आई एम श्योर कि अगर किसी की डिक्लेरेशन नहीं है और अगर डिक्लेयर किया है तो फिर तो देखनी है ना एलिजेंस किसके साथ है। ग्रीन कार्ड का मकसद ये है कि यू आर एक्चुअली स्वेयरिंग इन एलिजेंस टू द यूनाइटेड स्टेट्स। सवाल घूम के सर वहीं पर ही आ जाता है ना कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों कर रहे हैं, आप लोग असेंबली के अंदर मौजूद हैं, लेजिस्लेशन हो सकती है, लेजिस्लेशन होनी चाहिए, लेकिन फिर आपके पास जवाब आता है सीटें कम हो गई। नहीं, मैं वो तो डेफिनेटली एक फैक्चुअल पोजीशन है कि 23 सीटें कम हुई हैं जनरली, और उसमें 2/3 अक्सरियत वो क्लोजर टू दैट नंबर है, और उस तरह वो शायद पूरी नहीं है, लेकिन अगर इनकी साइड से भी ये एग्री करें पीटीआई वाले, क्योंकि ये एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू है, तो इसमें डेफिनेटली लेजिस्लेशन चाहिए। इनको कोई इफेक्ट तो नहीं करेगी ना, ये इनकी पार्टी को, ये इनकी पार्टी पॉलिसी को इफेक्ट नहीं करती। हमारे साथ मिले, इस पे बैठे, और एक रेजोल्यूशन होनी चाहिए और लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए इस बात पे कि जो बैरोमीटर, जो जज हमारी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन डिसाइड कर सकता है, तो वो तमाम तर गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी, जजेस भी, जनरल्स भी, ये तमाम सबका एक ही सांचे में रख के देखा जाए। अच्छा देखिए, नहीं मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता जी। देखिए, सिटीजनशिप और चीज है, ग्रीन कार्ड और चीज है।
इनके ग्रीन कार्ड वाले को वोटिंग राइट भी नहीं होता और बहुत सारे सर और है rights भी वोटिंग नहीं राइट, हैं, जो कि ग्रीन कार्ड को वोटिंग राइट है। मेरा नहीं ख्याल सर आई एम टेलिंग यू सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता है, यू हैव ऑल द राइट्स। सोशल सिक्योरिटी नंबर तो मैं वहां पढ़ा हूं जी, मेरे पास भी है। सोशल सिक्योरिटी नंबर इज समथिंग डिफरेंट। सोशल सिक्योरिटी तो आई थिंक आपने भी वहां ले लें, आपके पास मुझे नहीं मिला, मेरे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है। F1 वीजा पे आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं मिलता। नंबर 2 जी देखें, ये किस मतलब ये इतनी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये बहस किस चीज पे हो रही है? उस चीज पे हो रही है जिसका कि अभी लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखना डुअल unless he is a citizen of Pakistan, ये law has to be specific, कह रहे हैं। law has to be specific, It is specific, अगर लॉ स्पेसिफिक नहीं है ना, अगर आपने कहा सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अगर हमारे लिए तो लॉ स्पेसिफिक है ना कि हम डुअल नेशनलिटी नहीं रख सकते। अगर यही इंटेंट होता लॉ मेकर्स का तो जुडिशरी के लिए भी वो ये शेक अंदर डाल देते। और अगर इनको दिल है कि वो शेक अंदर डालें तो पार्लियामेंट में जाएं, डिबेट करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना। और मैं इस चीज से भी एग्री नहीं करता जी, और मैं नहीं तो अवाम के लिए पार्लियामेंट है ना, आप पहले अपने पार्टी से। और मैं इसी चीज से भी एग्री नहीं करता कि जी ये गवर्नमेंट का मौकिफ नहीं है। नून लीग के सेनेटर्स वहां पर हैं, MQM इनकी इत्तेहादी जमात वहां पर है। फैसल वाडा साहब किसका वोट लेके आए हैं सेनेटर बने? इनका वोट MQM का, मतलब इनकी जमात है PDM का वोट से वो आए हैं, उनकी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है। तो गवर्नमेंट माने या ना माने, ये पूरी एक प्लान्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं एक के बाद 24 घंटों में। इन सब के जो ज़हन है वो जागे हैं कि भाई इनके पास ग्रीन कार्ड क्यों। प्लानिंग आप लोग भी कर रहे हैं ना वो गोल में इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, उसके मैंने आपसे सवालात करने, लेकिन उससे पहले साकिब साहब वो जो पिक्चर कल आई है उसमें आप भी आए हैं सर, तो वो ज़रा उसके बारे में बताएं। और ये सारा का सारा हुआ क्या है, आप उसमें कैसे आए और ये पिक्चर कहाँ से आई? और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि कल लाइव स्ट्रीमिंग के तमाम तरह इंतजाम थे, उसके बावजूद भी समाज जो है वो लाइव स्ट्रीम की नहीं गई, क्यों? आपका सवाल ये है कि मैं कैसे आया? मेरा भी सवाल यही है कि मैं उस मैं कैसे आया? मुझे क्यों लाया? उसकी वजह ये है कि हम तो रूटीन में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, बल्कि कोर्ट रूम के अंदर जो SOPs हैं कि मोबाइल एग्जैक्टली किस वक्त की तस्वीर है वो एग्जैक्टली जो तकरीबन तकरीबन 1.5 घंटा हो गया था प्रोसीडिंग को, तो उस वक्त ये ली गई थी। और जिस एंगल से ये ली गई थी वहाँ पे जो लैपटॉप लेके बैठे हुए थे जो टेक्निकल स्टाफ है सुप्रीम कोर्ट का, और जो सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मुश्ताक साहब, वो भी बैठे हुए थे वहाँ पे। उनकी पीछे जो है वो खड़े हुए थे जो लॉ क्लर्क्स हैं, जो लॉ एसोसिएट्स हैं, वो खड़े हुए थे। और जो मोबाइल्स हैं, वकला के पास मोबाइल नहीं होते, हो सकता है इक्का दुक्का कोई ले जाए, सहाफ़ियों के पास मोबाइल नहीं होते, किसी और के पास नहीं होते, लेकिन लॉ क्लर्क्स के पास हम मोबाइल देखते हैं कोर्ट रूम के अंदर। पता लग सका तो कहाँ से निकली है वो? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट को सारा कुछ, वो तो मेरे ख्याल में ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ही उनको पता चल गया था कि किसने वो जो तस्वीर बनाई है। इम्कान यही है कि टेक्निकल स्टाफ में से कहीं से ये लीक हुई है? नहीं, इम्कान क्या, वो तो कंफर्म है, क्योंकि उस एंगल में ना कोई साफी जा सकता, ना वकील, कोई और नहीं जा सकता था उस जगह पे जिस एंगल से ये तस्वीर बनी है। तो उस जगह पे सिर्फ वही सुप्रीम कोर्ट के लोग थे, और वो मेरी इतला के मुताबिक उनको पता भी चल गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस चीज़ को इग्नोर किया गया। ये खबर चल रही थी, शायद कोई एक्शन हुआ, एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। उस चीज़ को शायद वार्निंग दे दी गई होगी, या इनसाइड ही उसको निपटा दिया गया, कोई उस पर मामला नहीं हुआ। लेकिन तस्वीर बनी जो है वो उनकी तरफ से ही है, लेकिन तस्वीर एक नहीं बनी, तस्वीरें ज्यादा बनी है, ये मामला है। अच्छा, तो एक तस्वीर की नहीं सारी लीक हुई हैं। अच्छा। एक तस्वीर की तो हम बात कर रहे हैं, 2-3 तस्वीरें बनी हैं। वो जो एक बसरा साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि उन्होंने बार में डिनाई किया कि मैंने नहीं बनाई, लेकिन बहरहाल 1 या 2 और तस्वीरें बनी हैं जो PTI के या किसी ने भी बनाई होगी, डेफिनेटली PTI वालों ने बनानी होगी, और किसने, मतलब हमें तो कोई अपनी रिपोर्टिंग के साथ रिपोर्टिंग कर रहे थे। फिर साफ़ी SOPs की खिलाफ वर्जी करते भी नहीं है, ठीक है, हमने ना रिकॉर्डिंग करनी है ना वीडियो, ना हमने फोकस करना है कि अगर इमरान खान साहब आए हैं उनका मौक़िफ़ क्या है, वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम क्योंकि उनकी अपीयरेंस थी, या जजेस क्या उनके साथ इंटरेक्शन कैसे होती है, सवाल जवाब। क्योंकि मतलब माजी करीब की अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उनके हवाले से इमरान खान साहब जेल से जब बात करते थे वो कहते थे उन पे इतराज़ कर दें, उनके सामने हमारे केस नहीं लगने चाहिए, इस तरह की जब बल्ले के निशान के केस का फैसला है। तो उसमें एक ये चीज़ थी कि हो सकता है उनका आमना सामना क्वेश्चन आंसर मुझे कोई हो बात मामला। से याद आया, पिछले दिनों जब ये इसी तरह की समातें चल रही थी तो एक सहाफ़ी थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर अपने वीलॉग में फिर बताया था कि वो एक वकील के मुशीर बन के चले गए थे और अपनी डायरी के अंदर उन्होंने मोबाइल रखा था और मोबाइल से मुसलसल वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। आपको भी याद है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू की, लेकिन एक डिबेट तो इस पे भी बनती है कि हर केस की लाइव स्ट्रीमिंग होती है।
और 3-3 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहती है। मैंने ये पैसे पूछा था आपसे, तो ये क्यों नहीं हुई? का इतना इशू मतलब बनना चाहिए नहीं था जो जितना हो लाइव गया। स्ट्रीमिंग का मैंने वैसे कोशिश की है वहां से पता करने की, वो कन्विक्टेड होने की वजह से वो ये कह रहे हैं, मतलब ये एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीम ना करने का, वो ये है कि एक कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड है, मतलब सजा याफ्ता है कि अगर मुलजिम हो तो फिर अलग सिचुएशन होती है, वो सजा याफ्ता है शायद इसलिए। फिर एक चीज मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि जो सजा याफ्ता है खान साहब की, जो उनके खिलाफ केस ठीक बने या नहीं वो तो अलग फेट डिसाइड होगा ना, लेकिन सजा याफ्ता का जो तस्वर है ना, उसको सजा वो काट रहा होता है, तो उसको पोर्ट्रे करना टीवी चैनल्स पर, ये एक एंगल मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट के ज़हन में था, इसी वजह से जो है उन्होंने नहीं दिखाई गई। बिल्कुल ठीक। सर, आप लोग 23 मई को गोल में इस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसका ऐलान किया, इस कॉन्फ्रेंस के सर मकासद क्या है और कौन कौन सी जमातें हैं जिनको इन्वाइट किया गया है इसमें? देखिए जी, जो मेन मकसद है वो तो ये है कि हम अपना जो नैरेटिव है, जो इलेक्शन के बाद हम नैरेटिव भी कह सकते हैं, और जो हकायक हैं, हम फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है उसके ऊपर हमारी हुकूमत से डिमांड है, इलेक्शन कमीशन से और कोर्ट से है कि वो जुडिशल कमीशन बनाएं, और हाई कोर्ट्स जो हैं या सुप्रीम कोर्ट जहाँ जहाँ भी केसेस चल रहे हैं वो फॉर्म 45 और 47 का टाइम जितना जल्दी कर सकें उतना जल्दी करें। दिस इज़ द मेन पर्पज़ कि हम दुनिया को और पाकिस्तानियों को दिखा सकें कि जो उनके हक पर डाका डाला गया, देखिए अरबों रुपए लगे हैं इस इलेक्शन में, प्राइवेटली भी और गवर्नमेंट के भी। मौलाना साहब आ रहे हैं उसमें? मौलाना साहब के साथ हम राब्ते में हैं और हमारी कोशिश है और हमारी ख्वाहिश भी है कि मौलाना साहब आए। देखिए मौलाना साहब का अपना एक स्टांस है, हमारा अपना एक स्टांस है। मौलाना साहब का ये भी स्टांस है कि इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। दावत दी उनको? हम हमारे राब्ते में है जी, असद कैसर साहब ने कमेटी बनाई है, वो उनसे राब्ते में। रिस्पॉन्स क्या है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, लेकिन हमारी बहुत सारी चीज़ों पर उनके साथ पॉइंट्स एग्री भी हो रहे हैं, लेकिन कईयों पे नहीं भी हो रहे हैं। देखिए एक उनका स्टांस है जो मेजर स्टांस है जिसपे हम अग्री नहीं करते, वो ये है कि वो कहते हैं कि इलेक्शन दोबारा कराया जाए। हम ये कहते हैं कि अवाम मैंडेट दे चुकी है, करोड़ों रुपया इस मुल्क का लगे इलेक्शन के ऊपर, सिक्योरिटी की लगती है, मतलब आसान चीज़ नहीं है जी। हम एक एक रुपए के लिए जो है पाकिस्तान जो है वो दुनिया को और IMF को देख रहा है, उस चीज़ पे हम एग्री नहीं करते। लेकिन इस चीज़ पे मैं तो कहता हूँ जी ये PTI के नैरेटिव की जीत है कि मौलाना साहब अब PDM का हिस्सा होते हुए वो एग्री कर रहे हैं कि जो PDM के खिलाफ बात हम 18 महीने से कर रहे थे उसको उन्होंने सपोर्ट कर लिया। लेकिन सर सबसे बड़ा एतराज उनका KP के इलेक्शन में है ना, और उसका मोरद इल्जाम वो आप ही को ठहरा रहे हैं ना, तो ये तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। सर ये मुझे फरमाइएगा जी, वो चीजें हमारी उनसे हुई हैं, वो हम राब्ते में हैं और मुझे उम्मीद है कि मौलाना साहब जरूर आएंगे। ठीक सर, तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन मामले पर इलेक्शन कमीशन को जो एतराजात पर जवाब जमा करवाया है, 3 मरतबा आपकी पार्टी के इलेक्शंस जो हैं वो मुस्तरद हो चुके हैं। मेरे शो पर गुज़िश्ता दिनों साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब मौजूद थे और वो कह रहे थे कि सेक्शन 208 के तहत तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन मनसूख हो चुकी है, असर 9 पार्टी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी और ये रजिस्ट्रेशन भी अब खान साहब के नाम पर नहीं हो सकती। तो इस हवाले से कोई डिस्कशन हो रही है पार्टी में? देखिए इस हवाले से डिस्कशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम उनके स्टांस से एग्री नहीं करते। 3 दफ़ा हमने 2 साल के अंदर 3 इलेक्शंस हमने करवाए हैं, और ये इलेक्शन तो बाकायदा जब हुआ है जी 3 मार्च वाला, उससे पहले बाकायदा जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है सारा, उसकी सारी एक डॉक्यूमेंटेशन इलेक्शन कमीशन के पास जमा है। और जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसमें ना 2 तरीके बताए गए हैं पार्टी को रजिस्टर कराने के। अगर आप नई पार्टी बना रहे हैं तो विद इन 30 डेज जी, और अगर एक पार्टी 2017 के इलेक्शन एक्ट से पहले की चलती आ रही है तो विद इन 60 डेज आपने अपने आप को उस एक्ट के तहत जो नई डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है उसके तहत रजिस्टर कराना है, जो हम करा चुके हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी पेनल्टी डाली है हम पे, पार्टी नहीं खत्म की। इलेक्शन एक्ट 17 के तहत, इलेक्शन रूल्स 2017 के तहत एक ही टाइम पर एक ही दफा पार्टी आपकी बन सकती है, हम पे पेनल्टी डाली जा सकती है। जैसे ANP पे पेनल्टी डाली, फाइन हो गया, हम पे जरा डल गई, हमारा निशान भी उन्होंने ले लिया। लेकिन आप समझते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन वाला मामला नहीं हो सकता जी, क्योंकि अच्छा एक और चीज भी उनको शायद उनके ज़हन में नहीं है, हमारा रिव्यू भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अभी हमारा रिव्यू भी फाइल हुआ है। ठीक, तो ये कहना उनका कि भाई हमारी अब रजिस्ट्रेशन ही खत्म होगी, मैं उससे एग्री नहीं सर। एक और मामला पार्टी एग्री करती है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से इत्तलात ये हैं कि आप लोग काफ़ी पुरुम्मीद हैं और आप लोगों ने बाकायदा अपनी जो है लिस्टें मखसूस नशिस्तों के लिए वो भी तैयार करना शुरू कर दी हैं। इनफैक्ट कुछ नाम भी आ रहे हैं सामने, नादिया खटक हैं, कवल शोज़ब हैं, सनम जावेद हैं, आलिया हमजा, दीगर असीर ख़वातीन हैं, इनके नाम शामिल हैं, इनफैक्ट टॉप ऑफ द लिस्ट हैं ये।
नाम तो जी डिस्कशन हो रहे हैं, लेकिन अब किन के हो रहे हैं वो अभी मैं बता नहीं सकता। यानी कि आप उन्हें तैयार करना शुरू कर दिए हैं। स्टेप 1 हमने अचीव कर लिया है, ठीक। अब स्टेप 2 के लिए जाने से पहले ये तो हमारा राइट है कि हम उसकी इन टाइम प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि जिस तरह का इलेक्शन कमीशन का हमारे से है, सुप्रीम कोर्ट का हमारे फेवर में डिसीजन है, इलेक्शन कमीशन का कि 24 घंटों में लिस्ट जमा कराओ, तो बजाय एंड टाइम पे फिर हमें वो फंसा दें। आपके सामने है जो हमारे साथ वो एक गैर पाकिस्तानी वाला जो सलूक कर रहे हैं, तो हम टाइम से प्रिपरेशन करना तो हमारा राइट बनता है। ठीक सर, सीनियर सहाफ़ी नईम अशरफ भट्ट साहब, उनकी खबर है और उनकी खबर के मुताबिक हुकूमत वफाकी वज़ीर इत्तलात पर पार्टी के अंदर से जो तनकीद हो रही है और इस ओहदे से हटाने का मुतालबा आप लोगों की पार्टी के अंदर हो रहा है, तो उसके बाद तलाल चौधरी साहब या हनीफ अब्बासी साहब, इनको ये अहम जिम्मेदारी देने की बातें हो रही हैं, पार्टी के अंदर डिस्कशन हो रही है और ये फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मियाँ साहब से मुलाकात होगी और उसके बाद ये फैसला होगा। हो रहा है कुछ ऐसा? किरण, मैंने भी ये खबर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही देखी है। पार्टी के अंदर नहीं है? पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर इत्तलात साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं नईम अशरफ भट्ट साहब। बिल्कुल एब्सोल्युटली हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर कोई ऐसी डिस्कशन नहीं है। और अभी फिल वक्त जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, वो बड़े अच्छी तरीके से और बड़े बेहतर तरीके से, ऐसे तरीके से जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और कोई ऐसी खबर नहीं है, ना कोई ऐसी बात अंडर डिस्कशन है। लेकिन ये भी एक बात है कि किसी का कोई पोर्टफोलियो अगर चेंज हो जाए और परफॉर्मेंस बेस्ड अगर होना चाहिए, अगर पार्टी को लगता है कि नहीं है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और पार्टीज के अंदर होता रहता है। देखें ना, इनकी पार्टी में पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, उनको आज एक इजाफी पोर्टफोलियो मिला है और उसके जो आई थिंक कल्चरल एक उसका है एक पोर्टफोलियो इजाफी मिला है उनको, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इजाफी पोर्टफोलियो भी मिल जाते हैं और पोर्टफोलियो जो पहले होते हैं वो भी निकल जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। जिधर जिसकी बेस्ट सूटेबिलिटी है एट दैट पर्टिकुलर टाइम पोस्ट में होती है। इनकी पार्टी में देखिए फवाद चौधरी साहब, फिरदौस आशिक कमान साहब और वज़ीर इत्तलात के लिए हनीफ अब्बासी साहब या तलाल चौधरी साहब। I will not confirm or deny because ये अभी डिस्कशन नहीं है, अभी अंडर डिस्कशन नहीं है। अच्छा, सही आप कह रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली कोई कंट्रोवर्सी जरूर है, क्योंकि एक मिनिस्टर ने तो आज इनके हल्फ उठाया, तो अगर कंट्रोवर्सी ना होती तो दूसरे भी जरूर उठा लेते। सही, ठीक सर। एक सवाल और ज़रा, ये बानिए तहरीक इंसाफ, उनकी मुबैना बेटी टैरियान, इनका नाम ज़ाहिर ना करने पर इनके खिलाफ नाइली केस में 3 रुकनी नया लार्जर बेंच है वो तश्कील दिया गया है और 1 साल बाद इस पर ऑब्वियसली समाअत होने जा रही है। अच्छा, पहले इसके काबिल समाअत होने पर भी इख्तिलाफ था, जो जजेस ने अपनी राय वेबसाइट पर वो आई भी थी, फिर वो हटी भी थी और अचानक ये समाअत का फैसला हो गया। ये पहले से तयशुदा तारीख थी या ये अचानक हुआ है, क्या हुआ है ये? अच्छा, एक तो जो 6 जजेस ने ख़त लिखा है, जी। उस ख़त में कुछ इवेंट्स का जिक्र भी है, कुछ इवेंट्स जो है इस केस से भी रिलेट करते हैं। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता। तो ये जो आपने बात की कि ये केस 1 साल के बाद जो है वो फिक्स हुआ है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये एक कंट्रोवर्सी बन चुका है। अब किस तरह इसको आगे चलाया जाएगा ये बड़ा अहम है। 30 मार्च 2023 को चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब, इन्होंने इस पे फैसला महफूज किया था। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये 2 मई को एक नोट लिखा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ जस्टिस को कि कल के लिए आप केस जो है वो उसके लिए अनाउंसमेंट के लिए लगा दें, काज लिस्ट आया करती है। तो वो काज लिस्ट नहीं आई, तो फिर 4, 5, 6 मई हुआ। 7 मई को उन्होंने जो IT डिपार्टमेंट के थे उनको लिखा। मेरे ख्याल है 8 या 9 मई को उन्होंने 2 जजेस की हद तक वो फैसला अपलोड कर दिया। अब जो जुडिशल ऑर्डर है 2 जजेस का, वो कैसे ख़त्म होगा, ये मतलब एक सवाल है। फिर जो 10 मई को एक प्रेस रिलीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी हुई थी, उसमें यह कहा गया कि बेंच खत्म हो गया था। अब बेंच क्या आज खुद जो है वो उसको दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, क्या प्रेस रिलीज के लिए हो सकता है, और क्या 2 जजेस का जो जुडिशल ऑर्डर है उसको एक प्रेस रिलीज खत्म कर सकती है। फिर 10 मई के बाद आज ये केस जो है वो सामने आया कि वो फिक्स हो चुका है 21 मई के लिए। अब नया बेंच आया, नए बेंच में अभी पुराने बेंच का एक जो है रुकन मौजूद है। तो अब 21 को पता चलेगा कि वो जो पुराने बेंच के रुकन है वो तो ऑलरेडी अपना फैसला दे चुके हैं कि वो कहते हैं कि ये मेंटेनेबल ही नहीं। जब 2 और जजेस हैं तो ये सिचुएशन बड़ी अजीब सी बनेगी। 21 को पता चलेगा कि अब होना क्या है। लेकिन केस जो है वो बहुत अहम, तब भी ये समझा जा रहा था, लेकिन उस वक्त क्योंकि और कोई केस नहीं था, इस केस पे फोकस था कि डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, लेकिन वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए और बहुत सारे केस आ गए। तो ऐसे हो सकता है ये भी। और फिर जो नॉमिनेशन फॉर्म थे वो मेरे ख्याल में जो पुराने नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाए थे उनकी बुनियाद पर था। तो एक पॉसिबिलिटी है, वैसे होता नहीं है कि अगर
अगर आपने कुछ किया है तो वो आपको भुगतना तो पड़ता ही है। सही। लेकिन ये है कि एक पॉसिबिलिटी है, हो सकता है अदालत, और किसको ही पता चलेगा कि बेसिकली होने क्या वाला है इस केस में। बिल्कुल ठीक है सर। सुल्तान साहब जरा ये फरमाइएगा, वो आपसे भी इसी पे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, लेकिन सर ये जो हतक इज्जत वाला कानून है पंजाब में आ रहा है, इस पे सहाफ़ती बरादरी है, उनको भी एतराज़ हो रहा है, ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के लोगों को भी इस पे एतराज़ हो रहा है, चैनल्स को भी इस पे एतराज़ हो रहा है, क्या कानून साजी में अपोजिशन साथ देगी? हुकूमत का बिल पीर को मंजूरी के लिए पंजाब असेंबली में पेश किया जाएगा? नहीं, हमारा इस पे बड़ा क्लियर स्टांस है जी, हम इस बिल की मुखालफत करते हैं और कर रहे हैं। आज बल्कि हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली के, उन्होंने बाकायदा उठ के स्पीकर से रिक्वेस्ट की कि इस पर डिबेट करवाएं और इस बिल को डिबेट से पहले बल्कि कमेटी में भेजें। आप जो स्टैंडिंग कमेटी है लॉ की, उसमें भेजा जाए ताकि वहां पे पहले डिबेट हो, उसके बाद यहाँ बिल आएगा तो उस पर वो डिबेट हो। इस पे कि स्पीकर साहब ने उनकी ये बात नहीं मानी। सही। उसके बाद हमारे डिप्टी जो अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी साहब, उन्होंने भी उठ के यही बात की, राना आफ्ताब साहब ने भी यही बात की, हमने तो भरपूर मुखालफत की है। देखें इस बिल का मकसद क्या है, आपके पास CRPC में ऑलरेडी लॉज मौजूद हैं, डेफेमेशन लॉ ऑलरेडी मौजूद है। ये सिर्फ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया नून लीग का जो इमेज खराब हो चुका है ना जी, ये सिर्फ उसको कंटेन करने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे कोई मकसद नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अब लाहौर प्रेस क्लब तक ने तो इसकी मुखालफत कर दी है, आपने स्टेक होल्डर को तो ऑन बोर्ड लिया ही नहीं। सर मुझे इस सेगमेंट को क्लोज करना है, सिर्फ यस या नो में बता दें जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस तक इज्जत के कानून पर, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ऑन बोर्ड लेने चाहिए उनको। और ये और ऑलरेडी देखें आज सूबाई वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो कमेटी है जिसमें जर्नलिस्ट हैं, जिसमें बाकी दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको कहा है कि अगर आपकी कोई रिजर्वेशंस हैं तो हमें बताएं और इन राइटिंग ताकि उनको इनकलकेट किया जा सके। कल और परसों पंजाब असेंबली है नहीं, मंडे को तो पास करने लगे हैं लॉ, तो अब एतराज रहेंगे। सिर्फ एक चीज मैं ऐड कर दूं कि जिस सतह पे आप आज PTI इसकी मुखालफत कर रही है 2021-22 में नून लीग जो है वो इस किस्म के लाज की मुखालफत कर रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करेंगे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी का पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया है। 8 इदारों ने PIA खरीदने के लिए दिलचस्पी का इजहार किया है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान के मुताबिक PIA की खरीदारी के लिए फ्लाईजना एयर ब्लू लिमिटेड, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड, सरदार अशरफ डी बलोच शौक से चाइना, CIG लिमिटेड और जेरीज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने दरखास्तें जमा करवाई हैं। इसके साथ यूनुस ब्रदर्स होल्डिंग कंसोर्शियम, पाक एथनॉल कंसोर्शियम और ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने भी सरकारी एयरलाइन की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। वफाकी वज़ीर बराए निजकारी के मुताबिक इन 8 इदारों की जानिब से मुकर्ररा वक्त में अपनी अहलियत का बयान और दिलचस्पी का इजहार जमा करवाया गया है। निजकारी कमीशन PC ऑर्डिनेंस 2000 के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक प्री क्वालिफिकेशन का अमल अंजाम देगा। कमीशन अहल और प्री क्वालिफाइड इदारों को बोली के अमल के अगले मरहले के लिए मदऊ करेगा। PIA की निजकारी के लिए हुकूमत की जानिब से इश्तिहार गुज़िश्ता महीने शाया किया गया था, जिसकी डेडलाइन 3 मई रखी गई थी, लेकिन बाद में उसमें इजाफा करते हुए 17 मई कर दिया गया था। डॉन की खबर के मुताबिक PIA के 51% शेयर्स निजी तहवील में दिए जाएंगे, जबकि 49% शेयर्स की मालिक हुकूमत पाकिस्तान होगी। अक्सरियती शेयर्स दिए जाने से PIA का इंतज़ामी कंट्रोल निजी कंपनी के पास होगा। निजकारी के अमल को खुश असलूबी से मुकम्मल करने के लिए मालियाती मुशीर के तौर पर अर्नेस्ट एंड यंग कंसल्टेंट की खिदमात हासिल की गई हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान और ख़रीदारी की ख्वाहिशमंद कंपनीज़ के दरमियान मामलात देखेगी। निजकारी कमीशन बोर्ड के तर्जुमान एहसन इसहाक का कहना है कि बोली दहिंदा के लिए कम अज़ कम मालियत 30 अरब रुपए रखी गई है। आलमी नशरियाती इदारे इंडिपेंडेंट उर्दू के मुताबिक PIA के कुल असासे 1 खरब 71 अरब रुपए हैं। 40 अरब के 4 अरब पुर्जे और दूसरा सामान, बैंक में 5 अरब रुपए, जबकि अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जायदादों की मालियत 25 अरब लगाई गई है। इन जायदादों में न्यूयॉर्क और पेरिस के होटल्स, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में इमारतें शामिल हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पास इस वक्त 34 तैयारे हैं, जिनमें 17 एयरबस, 12 बोइंग 777, 5 ATRs शामिल हैं। PIA 97 ममालिक के साथ फ़िज़ाई सर्विस के मुआहदे हैं और इसे लंदन के हीथ्रो जैसे अहम एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग की इजाज़त मिली हुई है। PIA को इस वक्त नाज़रीन तारीख़ के बुलंद तरीन खसारे का सामना है। इदारे की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के मुताबिक एयरलाइन का सालाना खसारा 88 अरब रुपए था, जो 2023 के सिर्फ पहले महीनों में 60 अरब तक पहुंच गया था। हुकूमत ने निजकारी के लिए बोलियां तलब करने से पहले मार्च 2024 में एक होल्डिंग कंपनी तश्कील दी और इदारे के खसारे, वाजिबात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए गए।
जिसके तहत PIA होल्डिंग कंपनी को एयरलाइन का 830 अरब रुपए का कर्ज मुंतकिल कर दिया गया, जबकि PIA कॉरपोरेशन लिमिटेड के ज़िम्मे 202 अरब रुपए का कर्ज था। PIA कॉरपोरेशन को बैंक से ऑपरेशंस के जरिए किए गए 167 अरब और मुलाजमीन के 35 अरब देने थे। निजकारी कमीशन को उम्मीद है कि PIA की खरीदारी का अमल अगले महीने 24 जून तक मुकम्मल हो जाएगा, जिससे हुकूमत को न सिर्फ आमदन होगी बल्कि सालाना 100 अरब रुपए तक की बचत होगी, जिसका बोझ इस वक्त कौमी खर्च कर रहा है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।